यकीन मानिए यही जय घोष आज दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। देवी और सज्जनों, बाबा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व के पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। आइए दोनों हाथों पर उठाकर स्वागत करें भारत के संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री जी का। जोरदार तालियों से हाथ ऊपर उठाकर स्वागत, अभिनंदन वंदन करें। यमुनानगर की पावन धरती पर उमड़े देशभक्तों के इस जन सैलाब में हर कोई लालायित है नजदीक से अपने प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए। आपका ये स्नेह स्वाभाविक है। आपसे आग्रह, देवी और सज्जनों, कृपया अपने अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करें। दिल्ली में आज सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद हिसार में हरियाणा के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऐतिहासिक उद्घाटन, नई टर्मिनल बिल्डिंग के शिलान्यास एवं भिवानी मेडिकल कॉलेज के वर्चुअल शुभारंभ के बाद नॉन स्टॉप हरियाणा को 3 और अभूतपूर्व परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहां पधारे हैं। यमुनानगर की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत है महोदय। मंच पर विराजमान हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल जी, मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण एवं जन प्रतिनिधिगण की गरिमामयी उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। आइए एक बार पुनः तालियों के जय घोष द्वारा अपना वंदन अभिनंदन नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश सेवा में समर्पित अन्य सभी मंचासीन विभूतियों तक पहुंचाएं। विकसित भारत विकसित हरियाणा के समारोह की भव्यता में 4 चांद लगाने कोने कोने से यहां पधारे आप सभी देशभक्तों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सबसे पहले गेहूं की बालियों का गुलदस्ता, सूरज की तपती धूप में सोने से चमकती ये बालियां अन्नदाता के पसीने और परिश्रम की महक समेटे हैं। आज पूरा देश बैसाखी की उमंग से सराबोर है। आसाम में बिहू के नाम से तो बंगाल में पोहला बैशाख के रूप में इसमें कमल के फूल भी हैं जो राष्ट्र की आराधना के प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र और उससे पहले हरियाणा की आन बान और शान की प्रतीक पगड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी को पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उन्हीं के शब्दों में, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। इन्हीं परंपराओं में शामिल गौरवशाली पगड़ी जो यहां के सांस्कृतिक मूल्यों को खुद में समाहित किए है। हरियाणा ने आज भी अपनी इस गौरवशाली विरासत को सहेज कर संजो कर रखा है। इस पगड़ी ने G20 शिखर सम्मेलन में कई विदेशी मेहमानों को जीता था। और अब अंग वस्त्र भेंट कर मुख्यमंत्री महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए हथकरघा बुनकरों की कारीगरी से बुना, अटूट स्नेह के धागों से सजा, अब माननीय केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा बाबा साहब का चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाएगा। देवी और सज्जनों, इसे टेक्सटाइल के वेस्ट से बनाया गया है जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत माह मन की बात में की थी। उन्होंने पानीपत में उभरती टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब का भी जिक्र किया था। आपकी तालियों का जय घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के आदर्शों को पूरा जीवन जिया है। जिस भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से कोई देश नहीं है बढ़कर अपने हिंदुस्तान से। और अब हिंदुस्तान के हृदय सम्राट को आत्मनिर्भर भारत को प्रतिबिंबित करती सिंह की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे हरियाणा के परिवहन, आवास एवं जेल मंत्री श्री कृष्णलाल पवार। देवी और सज्जनों, इस स्मृति चिन्ह को पूर्णतः स्क्रैप से बनाया गया है। इसमें छोटी छोटी कीलें, नट बोल्ट, तारें इत्यादि शामिल हैं। यमुनानगर देश के प्राचीनतम औद्योगिक नगरों में सदैव मशहूर रहा है और मेटल नगरी के नाम से मशहूर यमुनानगर स्क्रैप रिसाइकलिंग में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बहुत बहुत आभार महोदय। देवी और सज्जनों, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय श्री मनोहर लाल जी ने लगभग 1 दशक तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया।
एवं राज्य में सुशासन तथा समावेशी विकास की दशा और दिशा को नया रूप दिया, जन जन की आकांक्षाओं को नई परिवाज दी। बेबियों सज्जनों, आप सबकी पुरजोर करतल ध्वनि के बीच माननीय केंद्रीय मंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की। अपने देश के लोकप्रिय यहां के 140 करोड़ जनता की दिलों की धड़कन अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा और संघर्षशील साथी श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्र में राज्य मंत्री इस नाते से राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्र में राज्य मंत्री इस नाते से श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा श्री कृष्णलाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा श्री श्याम सिंह राणा जी, सभी उपस्थित सांसदगण, प्रदेश के सभी अन्य नेतागण और हरियाणा भर से आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों, ऊर्जा विभाग से संबंधित सभी हमारे अधिकारीगण, आज सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, उनकी जयंती का दिन 14 अप्रैल है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हरियाणा पधारे हैं। इस कार्यक्रम से पहले हिसार में आपने हिसार एयरपोर्ट के भवन का और उद्घाटन किया और वहां से जो पहली फ्लाइट जिसका आज उड़ान भरी है, जिसने हिसार से और अयोध्या तक, इन दोनों कार्यक्रमों को आपने किया, उसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी प्रकार से आज यमुनानगर में भी ऊर्जा विभाग का एक 800 मेगावाट का ताप घर, बिजली घर, इसका शिलान्यास आप करेंगे। और ऐसे ही यमुनानगर नगर निगम द्वारा निर्मित सीबीजी का प्लांट 2600 टन का जो प्रति वर्ष एक प्रकार से उसका सीबीजी का उत्पादन होगा, ऐसे एक स्वच्छ ऊर्जा का एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो भूमिकाओं में आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक तो आपकी सरकार में आपने मुझे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का दायित्व दिया, उस नाते से मेरा दायित्व है कि आपका मैं हृदय की गहराई से और स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही क्योंकि हरियाणा की धरती को मैं नमन करते हुए 10 वर्ष हरियाणा की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में की है, ये हरियाणा का परिवार, इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं हरियाणा की जनता की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा यमुनानगर ये स्थान, इस स्थान के बारे में भी मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये स्थान मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यमुना नदी की गोद में बसा हुआ ये, यानी यमुना नदी की गोद में बसा हुआ ये यमुनानगर शहर, और इस शहर के मेरे सामाजिक जीवन के यौवन काल के 6 वर्ष मैंने यहां लगाए हैं। यहां आकर के मुझे एक परिवार के नाते इस धरती से जुड़े होने का भी एक गौरव प्राप्त है, अनुभूति मुझे होती है। और यही नहीं, आपका भी लगातार हरियाणा के साथ जो प्रेम रहा है, आपकी भी संगठनात्मक तौर पर इस हरियाणा की भूमि के साथ विशेष संबंध, ये आपकी कर्मभूमि रही है। और ये प्यार इस बात को दर्शा रहा है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक आप सब प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन हरियाणा आपको इसलिए याद रखता है कि हरियाणा में आप 13 बार
सरकारी काम से और 11 बार गैर सरकारी अर्थात चुनावी दौरे आपने किए। 24 दौरे इससे पहले हो चुके हैं। आज ये 25वां दौरा 10 साल के अंदर है। मैं समझता हूं हरियाणा प्रदेश को आप प्यार करते हैं और बदले में हरियाणा की जनता भी आपको श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हुए आपको प्यार करती है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो सौगात आप देने जा रहे हैं, जो ये तापघर बिजली घर, यह 800 मेगावाट का, इससे पहले भी 600 मेगावाट के 2 प्लांट यहां चलते हैं। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देख करके ये जो तीसरा प्लांट आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। हम आपके कहे अनुसार जैसा सबको प्रेरणा आपसे मिलती है कि इस देश को कैसे 2047 तक, जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तो ये देश विकसित भारत के नाम से जाना जाए, विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, ये अपना बड़ा लक्ष्य है। और यदि विकसित भारत को हमको बनाना है तो निश्चित रूप से यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का उद्योग, रोजगार, ये सब काम आगे हमको बढ़ाने हैं। और उसमें जो आवश्यक तत्व है, उद्योग हो या अन्य अपने जितने भी काम हैं, ऊर्जा जो है उसका एक आवश्यक तत्व है। ऊर्जा की डिमांड, उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा 2014 से लेकर इस समय तक 249 मेगावाट 2014 में बिजली अपने देश में थी गीगावाट, और अब वो 466 गीगावाट इस समय बिजली का उत्पादन हो रहा है, अर्थात 87% वृद्धि आपके इस कार्यकाल में पिछले 11 वर्ष में हुई है। और यही नहीं, आने वाले 2031-32 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो 874 गीगावाट का ये लक्ष्य रखा गया है। और इस ऊर्जा में चाहे वो हाइडल हो, थर्मल हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, न्यूक्लियर ऊर्जा हो, कई प्रकार के ऊर्जा के ये सारे साधन, ऐसे प्रकल्प, ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी योजनाएं, ये सब लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इनको बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से ऊर्जा के जो टारगेट है इसको हम पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद इस देश की जो ऊर्जा की स्थिति है, अगर मैं दुनिया भर के देशों को देखता हूं, याद करता हूं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन आज चाइना में है, दूसरे नंबर पर यूएस में है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके मुकाबले में तीसरे नंबर पर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो भारतवर्ष में होता है। मित्रों, तो हम इस गति को पकड़े हुए हैं और एक दिन दुनिया में सिरमौर देश के नाते से हम आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर हमारी जो ऊर्जा का काम 2485 मेगावाट अभी ऊर्जा हमारे उत्पादन होती है। 800 मेगावाट का इस तापघर बनने के बाद ये 3285 मेगावाट हो जाएगी। और यही नहीं, यहां की सरकार ने अपने सामने अपनी जो मांग रखी है कि 2400 मेगावाट इसके अतिरिक्त इस प्रकार के तापघरों की योजना बनाने की है। अभी अलग बात है कि वो हरियाणा की धरती पर बने या जहां पिट हेड्स हैं, पिट हेड्स के ऊपर इस प्रकार के 3 बड़े प्लांट लगाए जाएं। ये जैसा आपका आदेश होगा उस हिसाब से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही पहला प्लांट सीबीजी का, क्योंकि आपने 2023-24 के बजट में गोवर्धन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सीबीजी के प्लांट लगाने की का एक योजना बनाई थी, बताई थी। अभी हरियाणा का पहला सीबीजी का प्लांट छछरौली के गांव में 10 एकड़ जमीन के ऊपर 90 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट का आज शिलान्यास होने जा रहा है। मैं नगर निगम यमुनानगर को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्लांट को और एक चरितार्थ करके आगे बढ़ाया है। प्रतिवर्ष 45,000 मीट्रिक टन नगरपालिका का जो ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो इसमें उपयोग होगा। और साथ ही 36,000 मीट्रिक टन गाय के गोबर का भी इसमें उपयोग कर पाएंगे। और इस प्रकार से एक स्वच्छ ऊर्जा, इसका जो स्रोत सीबीजी होगा, ये भी यातायात के लिए अर्थात सीएनजी के नाते से इसका उपयोग कर पाएंगे। वाहनों में सीएनजी के नाते से वाहन चलते हैं। ऐसे ही आग जलाने की जगह जैसे हमारा रसोई गैस है, एलपीजी है, अथवा पाइपलाइन नेचुरल गैस है, पीएनजी है, इससे भी इस सीबीजी के बनने के बाद उसकी आपूर्ति होगी और एक बहुत बड़ा लाभ इसका आर्थिक तौर पर भी होगा। और साथ ही इसके कारण से 7,800 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है
उस एमिशन को हम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में आज सब लोगों की चिंता ये है कि हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करें। तो इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट का भी अपने आप में एक लाभ होने वाला है। आज आप हिसार के चाहे प्रोजेक्ट हो अथवा यहाँ के प्रोजेक्ट हो, उद्घाटन शिलान्यास के इस अवसर पर हरियाणा को आपने जो सौगातें दी हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए भारत के ऊर्जा मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उनको परिकल्पित करने में आपने अतुलनीय भूमिका निभाई है। पुनः बहुत बहुत आभार महोदय। देवी और सज्जनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रखर प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा नित नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है। आपकी तालियों के उद्घोष के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की। भाई, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके बीच में बैठे हैं, हरियाणा के बीच में बैठे हैं। हरियाणा की धाकड़ आवाज आनी चाहिए एक जोरदार जयकारे के साथ, भारत माता के। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज सुबह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकसित हरियाणा को गति देने के लिए आज हरियाणा में हम सब के बीच में आए हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस यमुनानगर की पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं। आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री और पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सभी भारत सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे गर्व है, आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि मां सरस्वती की गोद में बसी इस पावन नगरी यमुनानगर में माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से मैं स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और अपने पूरे हरियाणा की तरफ से उनको राम राम भी कहता हूं। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आप लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम सब हरियाणा वासियों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। इस शुभ दिन पर किसानों और मजदूरों के मसीहा दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी के नाम पर स्थापित थर्मल पावर प्लांट में आपके कर कमलों द्वारा 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की आधारशिला भी अभी रखी जाएगी। मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
इसके लिए मैं हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ घंटे पहले आपने अपने करकमलों से हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन उसके दूसरे टर्मिनल का भवन का शिलान्यास किया। वहां से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की पहली हवाई उड़ान को हरी झंडी भी आपने दिखाई है। करोड़ों देशवासियों के अयोध्या में राम मंदिर के सांझे सपने को भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपने ही पूरा किया है। साथियों, इससे अच्छा दिन और खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऊर्जा को राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति में बदला है। आज हरियाणा में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बिजली उपकरणों का घाटा 30% से घटकर केवल 10.4% रह गया है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आपके द्वारा शुरू की गई उदय स्कीम से ये संभव हो पाया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मुझे खुशी है आपको बताते हुए हमारा हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान
हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हरियाणा में किया है। मुझे गर्व है कि आज 5,870 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 1,366 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही हम एक नई स्कीम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है, अपना समझता है और हक से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी बात कहता है। जब आप पीछे चुनाव के दौरान हरियाणा में आए थे, तब आपने हरियाणा की सेवा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद देकर बता दिया है कि हरियाणा के लोग आपके साथ हैं, आपकी नीति के साथ हैं, आपकी नीयत के साथ हैं और आपके नेतृत्व के साथ हैं। आपके विकसित भारत के संकल्प के साथ हरियाणा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा देश के साथ, आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के मानचित्र पर विकसित हरियाणा की भी तस्वीर होगी। मैं एक बार पुनः हरियाणा के अपने सभी परिवारजनों की ओर से आप हरियाणा में पधारे हैं। आने पर हरियाणा के विकास को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। राष्ट्र प्रेम एवं मानव कल्याण की संवेदनाओं से ओतप्रोत आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में हरियाणा जन कल्याण एवं मानव सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपके निवास संत कुटीर के दरवाजे हरियाणा वासियों के लिए 24 घंटे खुले हैं। हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से विकसित भारत एवं विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर अनवरत अग्रसर है और इस संकल्प सिद्धि को केंद्र सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाएं लगातार नई ऊर्जा, नई गति शक्ति प्रदान कर रही हैं और इसी महाप्रकल्प में नए आयाम जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां 3 ऐतिहासिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, इसकी विस्तृत जानकारी एवं हरियाणा के पिछले 10 सालों की विकास यात्रा को 2 लघु फिल्मों द्वारा भी दिखाया जाएगा। आप सबकी करतल ध्वनि के जय घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन प्रकल्पों का शिलान्यास एवं उद्घाटन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर रफ्तार से बढ़ते हुए आज दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे हरियाणा में बिजली उत्पादन 2600 मेगावाट से बढ़कर 3400 मेगावाट हो जाएगा।
8,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली ये परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो समग्र परिचालन दक्षता में 8% तक सुधार करेगी। ये परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी है, साथ ही इससे कोयले की कम खपत, जल्दी स्टार्टअप समय, परिचालन में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। ये परियोजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके रोजगार की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन अगले 48 महीनों में शुरू हो जाएगा। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट परियोजना का शिलान्यास हो रहा है, जो इस दिन को और अधिक पवित्र और प्रेरणादायक बनाता है। हरियाणा की धरती पर लिखा जा रहा है हरित भविष्य का नया अध्याय, और इसकी नींव रख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुकारबपुर में स्थापित हो रहा है एक अत्याधुनिक गोबर्धन संयंत्र। स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी समाधान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम। 90 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्लांट मई 2027 तक होगा तैयार। यहाँ 45,000 टन ठोस कचरा और 36,000 टन गोबर का होगा वैज्ञानिक निपटान, और तैयार होगी 9,500 टन जैविक खाद और 2,600 टन बायोगैस। हर साल घटेगा 7,800 टन CO2 उत्सर्जन, होगा रोजगार सृजन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज रेवाड़ी बाईपास का लोकार्पण हो रहा है। 1,070 करोड़ रुपए की लागत से बनी 14.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क सिर्फ कंक्रीट और तारकोल नहीं, उम्मीदों की राह है, तरक्की का जरिया है। ये बाईपास NH 352 से शुरू होकर नारनौल से जुड़ता है, इसलिए रेवाड़ी शहर को अब मिलेगी ट्रैफिक से राहत और सुकून। दिल्ली से नारनौल तक का सफर होगा अब लगभग 1 घंटे कम, यानी समय की बचत। नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। 2014 जब इतिहास में रचा गया एक नया अध्याय। शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के एक ऐसे नए युग का आरंभ हुआ जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ने लिखी व्यवस्था परिवर्तन गाथा। ये बेमिसाल उपलब्धियां ही थी जिस कारण हरियाणा की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार भारी जन समर्थन देकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और समर्पण पर अपनी मोहर लगा दी। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉनस्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में स्थानीय निकाय चुनावों में भी जोरदार जीत, और हरियाणा की ट्रिपल इंजन सरकार इस बात का प्रमाण है कि अगर जन सेवा की भावना मन में हो तो एक सशक्त और समृद्ध हरियाणा का सपना साकार होकर रहेगा। साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। 10 वर्ष अपार हर्ष और नव उत्कर्ष की तर्ज पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की नीतियों से पहचान पत्र के जरिए स्वाभिमान के साथ घर बैठे 52 लाख परिवारों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। 60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दफ्तर और दरखास्त का चक्कर हुआ खत्म। अंत्योदय परिवारों का हुआ उत्थान। सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची के सिस्टम पर लगा फुल स्टॉप। ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम,
किसानों की सभी फसलें बिना किसी झंझट के बिकती हैं एमएसपी पर और फसल खरीद का पैसा सीधा खाते में। हरियाणा बना है खेलों का पावर हाउस। आयुष्मान भारत चिरायु योजना ने दिया सुकून, हर जिले में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना हरियाणा, हर घर नल से जल। 2014 से पहले राज्य में बिजली के लिए मचता था हाहाकार। आज हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत लगभग 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। प्रदेश में शैक्षणिक विकास को मिली है एक नई गति। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2014 के मुकाबले आज 3 गुना 3000 रुपए मासिक कर दी गई। बीते 10 साल में हरियाणा नॉन स्टॉप विकास के कारण बदलावों का साक्षी बना और ये यात्रा नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि यहाँ है ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। बहुत बहुत आभार महोदय। आइए जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का। 10 वर्ष अपार हर्ष, नव उत्कर्ष। पिछले 10 सालों में देश उन्नति और उत्थान की ऐसी गौरव गाथा रच रहा है जो युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरित करेगी। इस नवजागरण के प्रणेता नए भारत के शिल्पी को सुनने के लिए आज दुनिया का हर अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रतीक्षारत रहता है। देवियों और सज्जनों, शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं के उस पार तक जाती आपकी तालियों के गूंज के साथ आइए माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें, अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हरियाणा के मेरे भाई बहनन मोदी की राम राम। साथियों, आज मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं जहां मां सरस्वती का उद्गम हुआ, जहां मंत्रा देवी विराजती है, जहां पंचमुखी हनुमान जी है, जहां कपाल मोचन साहब का आशीर्वाद है, जहां संस्कृति, श्रद्धा और समर्पण की त्रिवेणी बहती है। आज बाबा साहब आंबेडकर जी की 135वीं जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का विजन, उनकी प्रेरणा निरंतर विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखा रही है। साथियों, यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है।
प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। कपाल मोचन मेला, ऋषि वेदव्यास की तपोभूमि और गुरु गोविंद सिंह जी की एक प्रकार से शस्त्र भूमि। साथियों, ये अपने आप में एक गरिमा बढ़ाने वाली बात है। और यमुनानगर के साथ तो जैसे अभी मनोहर लाल जी बता रहे थे, सैनी जी बता रहे थे, मेरी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था तो पंचकुला से यहां आना जाना लगा रहता था। यहां काफी सारे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की परंपरा आज भी चल रही है। साथियों, हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। मैं हरियाणा के लोगों को इस विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने उद्योगों के विकास को सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहब ने भारत में छोटी जोतों की समस्या को पहचाना था। बाबा साहब कहते थे कि दलितों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए दलितों को उद्योगों से सबसे अधिक फायदा होगा। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। साथियों, औद्योगिकरण और मैन्युफैक्चरिंग के इस तालमेल को दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी गांव की समृद्धि का आधार माना था। वो कहते थे, गांवों में सच्ची समृद्धि तब आएगी जब किसान खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ाएगा।
गांव और किसान के लिए जीवन खपाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की सोच भी इससे अलग नहीं थी। चौधरी साहब कहते थे, औद्योगिक विकास को कृषि का पूरक होना चाहिए। दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के, आत्मनिर्भर भारत के मूल में भी यही भावना है, यही विचार है, यही प्रेरणा है। इसलिए हमारी सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर इतना बल दे रही है। इस वर्ष के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसका मकसद है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, नौजवानों को जरूरी ट्रेनिंग मिले, व्यापार कारोबार का खर्चा कम हो, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिले, उद्योगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और हमारे उत्पाद दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि देश में बिजली की कोई कमी न हो। हमें एनर्जी में भी आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। आज दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का काम शुरू हुआ है। इसका फायदा यमुनानगर को होगा, उद्योगों को होगा। भारत में जितना औद्योगिक विकास, जैसे प्लाईवुड बनता है, उसका आधा तो यमुनानगर में होता है। यहां एल्यूमिनियम, कॉपर और पित्तल के बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती है। यहीं से पेट्रोकेमिकल प्लांट के उपकरण दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ने से इन सभी को फायदा होगा। यहां मिशन मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। लेकिन साथियों, हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता,
बढ़ता रहता। अब इतने वर्षों के बाद, प्रयासों के बाद आज हालात बदल रहा है। बीते एक दशक में भारत ने बिजली उत्पादन की क्षमता को करीब करीब 2 गुना किया है। आज भारत अपनी जरूरत को पूरी करने के साथ साथ पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात भी करता है। बिजली उत्पादन, इस पर भाजपा सरकार के फोकस का लाभ हमारे हरियाणा को भी मिला है। आज हरियाणा में 16,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। हम आने वाले कुछ सालों में एक क्षमता 24,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ हम थर्मल पावर प्लांट में निवेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के लोगों को पावर जनरेटर बना रहे हैं। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर आप अपना बिजली का बिल 0 कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा उसे बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। अब तक देश के 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के भी लाखों लोगों ने इससे जुड़ने के लिए अप्लाई किया है। और जैसे जैसे इस योजना का विस्तार हो रहा है, इससे जुड़ा सर्विस इकोसिस्टम भी बड़ा हो रहा है। सोलर सेक्टर में नई स्किल्स बन रही है, एमएसएमईज के लिए नए मौके बन रहे हैं और युवाओं के लिए अनेक अवसर तैयार हो रहे हैं। साथियों, हमारे छोटे छोटे शहरों में छोटे उद्योगों को पर्याप्त बिजली देने के साथ ही सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि उनके पास पर्याप्त पैसे रहे। कोरोना काल में एमएसएमई को बचाने की लाखों करोड़ों रुपए की सहायता सरकार ने दी है। छोटे उद्योग भी अपना विस्तार कर सके, इसके लिए हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। अब छोटे उद्योगों को ये डर नहीं सताता कि जैसे ही वो आगे बढ़े सरकारी मदद छीन जाएगी। अब सरकार छोटे उद्योग के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने जा रही है। क्रेडिट गारंटी कवरेज को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हुए हैं। आपको जानकर के खुशी भी होगी और सुखद आश्चर्य भी होगा। मुद्रा योजना में पिछले 10 साल में देश के सामान्य लोग जो पहली बार उद्योग के क्षेत्र में आ रहे, कारोबार के क्षेत्र में आ रहे थे, उनको बिना गारंटी 33 लाख करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए, 33 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी के लोन के रूप में दिए जा चुके हैं। इस योजना के 50% से भी ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी परिवार के ही साथी हैं। कोशिश यही है कि छोटे उद्योग हमारे नौजवानों के
बड़े सपनों को पूरा करे। साथियों, हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना को भी खत्म कर दिया है। अब आपको नहर के पानी पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आबियाने का जो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था वो भी माफ हो गया है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना, इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। साथियों, हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहां आने से पहले मुझे हिसार में लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। वहां से अयोध्या धाम के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है।
विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और ए टू जेड पूरी एबीसीडी और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका ए टू जेड पूरा लिस्ट बना करके एक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुनानगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं। साथियों, मैं आपसे एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया है। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। केरल के थे, घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड केस
लड़ने का खुद ने फैसला किया। वो अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरत, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसको शंकर नायर जी ने जलियांवाला हत्याकांड के लिए कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया। साथियों, ये सिर्फ मानवता के साथ खड़े होने का ही मामला भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। कैसे दूर सुदूर दक्षिण में केरल का एक व्यक्ति पंजाब में हुए हत्याकांड के लिए अंग्रेजी सत्ता से टकरा गया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की असली प्रेरणा है। यही प्रेरणा आज भी विकसित भारत की यात्रा में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमें केरल के शंकरन नायर जी के योगदान के बारे में जरूर जानना चाहिए, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहां के एक एक बच्चे को जानना चाहिए। साथियों, गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों स्तंभों को सशक्त करने के लिए डबल इंजन सरकार निरंतर काम कर रही है। हम सभी के प्रयासों से हरियाणा जरूर विकसित होगा। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हरियाणा फलेगा, फूलेगा, देश का नाम रोशन करेगा। आप सभी को इन अनेक विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, आइए एक बार पुनः तालियों के जयनाद से अपना आभार हमारे प्रेरणा पुंज विकसित भारत के संकल्प के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें, वंदन अभिनंदन करें। आज से 10 साल पहले 20 अप्रैल 2015 को दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के शिलान्यास के दौरान आपने कहा था मान्यवर कि अगर बाबा साहब न होते तो नरेंद्र मोदी कहा